हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट की 4th यूनिट के सेकंड पार्ट में हम आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा था, उसके इंपॉर्टेंस देखी थी, उसका बेसिक कंसेप्ट, ओवरव्यू, ठीक है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट, उसके ड्राइवर्स, ये सारी चीजें अपन ने डिटेल में डिस्कस करी थी। इस यूनिट के अंदर अब जो यूनिट तो सेम है, इस पार्ट के अंदर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आप ये समझ लीजिए प्रिडिक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग चेक करने वाले हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज बताने वाला हूं, बुलविप इफेक्ट बताने वाला हूं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है वो देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, है ना। फर्स्ट पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट समझने में काफी आसानी होगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। खैर, पर अब आपकी इच्छा। तो पार्ट 2 पे मैं आ गया हूँ। एमबीए सेकंड सेम का सब्जेक्ट है, ठीक है। बीबीए, बीकॉम, बीटेक, यूजीसी नेट में पैरेलल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर ही रहा हूँ मेरे चैनल पे। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये फर्स्ट में अपन ने ओवरव्यू देखा था, इसके बाद इसका मॉडल, कंसेप्ट, ये मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एससीएम, सप्लाई चेन, मेजरमेंट। हाँ, अब ये सेकंड पार्ट में जो पॉइंट शुरू हो रहा है ये है कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन, कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाना प्रोडक्ट को, ये कहलाता है कोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो बेसिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कहलाता है, अधिकतर बिजनेस केवल यही इसी तरीके की सप्लाई चेन फॉलो करते हैं। लाइक एफएमसीजी प्रोडक्ट में लिरिल सोप है, आपका कुछ भी शैम्पू है, पाउडर है, वो क्या करते हैं? कोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में प्रोडक्ट आता है और होलसेलर से रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट आता है और रिटेलर्स कस्टमर को वो प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं। C1, C2, C3, ये बेसिकली कोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब कस्टमर इनका प्रोडक्ट यूज करने के बाद, याद करना, यूज करने के बाद वापस रिटर्न करता है, फिर से रिटर्न करता है उस प्रोडक्ट को रिटेलर फिर से होलसेलर को, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर उस यूज्ड प्रोडक्ट को फिर से चेंज करता है, रिसाइकल करता है, कुछ भी प्रोसेस करता है, रिसाइकल करता है, चेंज करता है, कुछ भी फिलिंग का काम करता है, तो वो रिवर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती है। यानी कि रिवर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट चलती है कस्टमर से मैन्युफैक्चरर तक। सर ये कहां चलती है? ये कहां चलती है? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मतलब बहुत से लोग पीते हैं, ठीक है। थम्स अप की जो आप ये के लिए बोतल, मतलब प्लास्टिक की बोतल नहीं लाए, आप कांच की बोतल लाए, तो उसमें क्या होता है, आपने जैसे कांच की बोतल पी, थम्स अप पिया, कोको कोला पिया, पेप्सी पिया, वो दुकानदार को आप वापस कर देते हो। जैसे वो दुकानदार के पास वापस जाती है, वो रिटेलर के पास वापस जाती है, वो होलसेलर के पास भिजवाता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर उसको फिर से क्लीन करता है, फिर से उसकी वॉश करती है। अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो उनको अलग निकाल दिया जाता है, वो कांच की बोतल्स अलग हो जाती है, फिर उनका वापस से रिसाइकलिंग करके न्यू बोतल डेवलप करी जाती है। लेकिन जो ओल्ड बोतल है उनको फिर से क्लीन किया जाता है, फिर से उनके ऊपर लोगो लगाया जाता है और फिर से उसके अंदर कोको कोला फिल करी जाती है और आप तक भेज दी जाती है। यही रिवर्स साइकिल कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है रिवर्स साइकिल सप्लाई चेन स्टैंड एंड ऑल ऑपरेशनल रिलेटेड द रीयूज ऑफ द प्रोडक्ट एंड मटेरियल। अब इसका रीयूज हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने एंड कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिया, है ना। एंड कस्टमर ने वो प्रोडक्ट कलेक्शन सेंटर को दिया या वापस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर कलेक्शन सेंटर ने डीसप्लायर को दिया, यानी कि डिफरेंशिएट, पेप्सी वाला पेप्सी के पास गया, थम्स अप वाला थम्स अप के पास गया, कोको कोला वाला कोको कोला के पास उसकी बोतल चली गई, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के पास गया और अगर वो सही कंडीशन में नहीं है तो उसको डिस्पोज कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और सही कंडीशन में है तो मैन्युफैक्चरर उसको रीमैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। यानी सप्लायर, रीमैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की जगह आप यहाँ पे होलसेलर, रिटेलर वर्ड भी लिख सकते हो। इसकी पीपीटी तुरंत ही ये वीडियो होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा, वहां पर ये चार्ट आपको और इजीली अंडरस्टैंडेबल आ जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, फिर से क्लीन कर देता हूं, एक सेकेंड।
ठीक है। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, एंड कस्टमर, देन कलेक्शन सेंटर, देन डीअसेंबलर्स, देन डिस्पोजल। डीअसेंबलर क्या कर रहे हैं कि फिर से डिवाइड कर देते हैं कौन सी बोतल किसकी है, या कोई प्रोसेस में वो सही, यहाँ पे भी क्वालिटी चेक हो जाता है, अगर वो एक्यूरेट क्वालिटी की नहीं है तो उसको अलग बॉक्स में पैक किया जाता है, एक्यूरेट क्वालिटी की होती है तो अलग बॉक्स में पैक किया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरर उसको फिर से क्लीन करके और फिर से फिलअप कर देता है। बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे इजी पॉइंट, अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आ गया है तो ग्लोबल केवल आगे वर्ड लगा दिया, यानी कि जब सप्लाई चेन केवल एक नेशन से न रह के बहुत सारे नेशन में हो जाती है, यानी कि ट्रांसनेशन कहलाती है या इंटरनेशनल सप्लाई चेन हो जाती है, तो उसको ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल है ना। नॉर्मली सप्लाई, नेशनल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल सप्लाई चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इतना सा डिफरेंस है, जो नेशनल सप्लाई चेन है वो केवल देश तक होती है और इंटरनेशनल सप्लाई चेन क्रॉस बॉर्डर होती है। तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द ट्रांसनेशनल कंपनीज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमम वेस्ट। ठीक है, ट्रांसनेशनल कंपनीज यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज की यहाँ पे बात करी गई है, और इंटरनेशनल जब सप्लाई करी जाती है गुड्स की तो वो उसको ग्लोबल। इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, अब ये थोड़ा सा इसमें समझ लेना, इनबाउंड और आउटबाउंड, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन करा था, अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जब इनबाउंड क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है, जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है और रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, फिर ये रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, C1, C2, C3। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, होलसेलर रिटेलर को, ये कहलाता है आउटबाउंड सप्लाई। ये क्या कहलाता है, आउटबाउंड सप्लाई। जब मैन्युफैक्चरर को कोई वेंडर कुछ सप्लाई करता है, वेंडर सप्लाई क्या करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनबाउंड। यानी कि जब लॉजिस्टिक आता है, स्टॉक आ रहा है, तो वो इनबाउंड सप्लाई कहलाती है, और जब लॉजिस्टिक जाता है तो उसे आउटबाउंड सप्लाई कहते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इनबाउंड सप्लाई और आउटबाउंड सप्लाई, बेसिक ये टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलविप इफेक्ट। अब ये बुलविप इफेक्ट क्या है, बुलविप इफेक्ट है कि हमारा बुलविप इफेक्ट क्या कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बुलविप इफेक्ट है क्या। बुलविप इफेक्ट ये कहता है कि कस्टमर की डिमांड में थोड़ा सा वेरिएशन आया जिससे सप्लाई चेन में ज्यादा मैनेजमेंट चेंज आ जाए। कस्टमर की डिमांड में थोड़ा सा वेरिएशन आया जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि जिससे सप्लाई चेन के अंदर वाइटल चेंज आ गया। यानी अब ये एक बात मान लीजिए, ये ऐसा कैसे हो जाता है, ये भी सुनिएगा, ऐसा कैसे हो जाता है। एक ट्रक था हमारे पास, इसके अंदर 40 पीसेस आ सकते थे। ठीक है, डिमांड कितनी थी, डिमांड थी 38 पीसेस की। इस ट्रक के अंदर 40 पीसेस आ जाते थे और ये यहां पर फुलफिल कर देता था डिमांड। लेकिन क्या हुआ, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी और 42 पीस की डिमांड हो गई। कितनी डिमांड हो गई, 42 पीस की। तो ये वाली अगर मेरे को सप्लाई मैच करनी है तो मेरे को एक फिर से नए ट्रक की जरूरत होगी, और वहां उसके अंदर तो केवल 2 ही पीस आ रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, इसमें मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, यानी यहाँ पर 10-20 पीस रखूंगा। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1-2 पीस की तो होगी नहीं, ज्यादा पीस की होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर की डिमांड में थोड़े से चेंज के कारण, मिनिमम इफेक्ट के कारण, जब सप्लाई में मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है, मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है या लार्ज अमाउंट में इफेक्ट आ जाता है, तो इसको बुलविप इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको रोक कैसे सकते हैं, सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग बना के, करेक्ट प्रेडिक्शन करके
बहुत सारा लिखा हुआ है इसके अंदर आपके हाउ टू रिमूव द बुलविप इफेक्ट। इसको बस सिंपल से ऐसे याद रख लो कि प्रिडिक्शन अगर करेक्ट होगा, डिमांड का एस्टिमेशन करेक्ट होगा, फोरकास्टिंग करेक्ट होगी, या सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करेक्ट होगा, तो हमारे को बुलविप इफेक्ट कम आएगा। बफर स्टॉक्स हमारे पास ज्यादा होंगे, स्टॉक मैनेजमेंट होगा क्लियर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्लियर होगा, तो बुलविप इफेक्ट हम रोक सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कस्टमर पे बहुत माइनर सा इंपैक्ट आया, ये हल्का सा यहाँ पे वेरिएशन आया, ठीक है, लेकिन प्लानर और बायर पे ज्यादा वेरिएशन आया, और यहाँ पर जो सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर रहा वहां पे वेरिएशन काफी हाई लेवल पे पहुंच गया। इसी को तो ही बुलविप इफेक्ट बोला, इसी को ही बुलविप इफेक्ट बोला है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हल्का सा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, सेम बुलविप इफेक्ट। आगे बढ़ता हूं, बहुत सिंपल है ना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में। पुश एंड पुल सिस्टम, बहुत अगली बार एक एक नंबर के आने वाला क्वेश्चन है ये, या एक एक पेज के अंदर आने वाले क्वेश्चन है। पुश एंड पुल इफेक्ट बताइए, पुश एंड पुल सिस्टम बताइए, इफेक्ट सॉरी सिस्टम बताइए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दो तरीके के सप्लाई करी जा सकती है। पहला, या तो डिमांड कर दे कस्टमर की भाई तुम ये 10 यूनिट मेरे को बना के दे दो, तो हम ये 10 यूनिट उसको बना के दे देंगे, या हम क्या करें, हम खुद 10 यूनिट बना दें और फिर एस्टिमेट करें कि कस्टमर की डिमांड आने वाली है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा एफएमसीजी प्रोडक्ट में होता है, हेयर स्टाइल प्रोडक्ट हो गए, आपके साबुन हो गए, तेल हो गया, पाउडर हो गया, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। उसमें क्या होता है, डिमांड होने से पहले वो प्रोडक्ट रेडी कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम समोसा लेने जा रहे हैं तो उसके अंदर पहले हम बोल रहे हैं भैया गर्मा गर्म समोसे देना, तो वो बना रहा है, ठीक है, कचौरी बना रहा है, ठीक है। अगर एस्टिमेट करके बना दिया तो अलग इफेक्ट आ गया, और पहले से अगर हमने कुछ डिमांड करी, जैसे फर्नीचर आइटम में, फर्नीचर में हम कहते हैं भैया एक अलमीरा चाहिए, उसमें इतने कबाड़ चाहिए, तो ये अलग इफेक्ट कहलाता है। इसी को तो पुश एंड पुल बोला जाता है। पुश बेस्ड सप्लाई सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्ट आर पुश थ्रू द चैनल फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू द रिटेलर, दैट मीन द प्रोडक्शन आर बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट। जब समोसे वाला समोसे डिमांड फोरकास्टिंग से कर रहा है, जब सारे नेटवर्क जो चल रहे हैं फोरकास्ट से कर रहे हैं, ये एफएमसीजी यानी पुश हो रहा है, तो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। पुल बेस्ड का मतलब कि कस्टमर खुद मांग रहा है, खींच रहा है कि आप मेरे को एक प्रोडक्ट बना के दो, लाइक फर्नीचर के आइटम्स। इसके अंदर कस्टमर क्या कहता है, मेरे को 5 कबाड़ चाहिए, 5 अलमीरा चाहिए, 5 इस तरीके की टी टेबल चाहिए। तो ये पुल बेस्ड सिस्टम है, इसके अंदर कस्टमर खुद डिमांड करता है। तो लॉस होने के चांसेस किसमें है भाई साहब, पुश में डिमांड से बना तो दी, वो बिकी के नहीं बिकी, यहाँ तो 100% पहले प्री ऑर्डर हुआ है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग और एजिल मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा सा आप इसके अंदर अगले पार्ट में इसको देखें, अगले पार्ट में ही देखते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। 30 मिनट्स का मैंने करा है, क्यों, मैं इसमें नहीं चाह रहा था कि नेक्स्ट पार्ट में लीन मैन्युफैक्चरिंग और थोड़े से वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज समझाना है मुझे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, जान करके मैं 30 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और छोटे छोटे वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्द सारी चीजें डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू।